नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन है तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स है यूनिवर्सिटीज की, उनमें आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m और c दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी हैं। क्या है, आर्बिट्रेरी है। तो बेटा यहाँ पे आर्बिट्रेरी कितने आए, m और c दोनों आर्बिट्रेरी हैं। इसका मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए बेटा, 2 आए। कितना है, 2 आए। इसका मतलब ऑर्डर भी कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ही होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में ए नंबर का सॉल्यूशन करता हूँ। दिया गया हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। यहाँ m और c दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। m और c दोनों क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो साहब मैं क्या करूं, डिफरेंस दोनों कांस्टेंट्स को हटाने के लिए मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं। और एटलीस्ट कितनी बार करूंगा, 2 टाइम्स करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है m और c दोनों यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूं, यदि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आता तो एक बार ही करते हैं। क्या था, पर्टिकुलर वैल्यू 7 आ जाता तो क्या करते, एक बार ही करते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, dy बाई dx की बात कर रहा हूँ बेटा। तो कितना आएगा, ये आएगा m। ठीक है, x का हो गया 1 और कांस्टेंट c मेरा क्या है, 0 है। अगेन एक बार और करूं तो मैं क्या हुआ, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। कोई तकलीफ आएगी बेटा। चलो दूसरी बात में एक छोटा सा काम और करता हूं। ठीक है, यहाँ पे m और c दोनों आर्बिट्रेरी, इसलिए हमने कितनी बार किया, 2 टाइम्स किया। अच्छा, अगला सवाल क्या है, अगला है एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस का एक्स। हमारे पास ये दिया हुआ है। तो बेटा जी हमारे पास यहाँ ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए। हमें क्या करना है, इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ से क्या करना है बेटा, रिमूव करना। तो कैसे करेंगे, सुनिएगा बेटा जी। जब हमारे पास कांस्टेंट आर्बिट्रेरी दो है, इसका मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, कम एटलीस्ट 2 टाइम्स तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। और जब हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है तो याद रखना कि मैक्सिमम 2 टाइम्स ही होगा। क्यों, क्योंकि हमें बताइए यदि ये जनरल सॉल्यूशन ये है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो मैं क्या डाल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं। समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे। तो लिखो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष बेटा, अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। जब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जनरल अवकलन कर रहे हैं बेटा। तो देखिएगा कितना आ गया, x को मैंने ऐसे कैसे, y को dy बाई dx, फिर आगे मैंने y को लिख दिया, x का हो गया 1 इक्वल टू, देखो a e की पावर x प्लस b ऐसा कैसा, e की पावर माइनस x को मैं क्या लिख दूं, माइनस का e की पावर माइनस का x। ये बात को समझ में आ रही है क्या, समझ आ गई बात। अगेन एक बार और क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो पुनः इसका क्या डाल दो, इसकी इक्वेशन नंबर 2। मतलब पुनः है समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे बेटा कितना आएगा जल्दी बताइए। ये x मेरा ऐसा कैसा, इसका d2y अपॉन dx2, फिर आगे नेक्स्ट क्या हुआ, dy बाई dx। ठीक है, फिर आगे क्या होगा बेटा, ये dy बाई dx। कोई दिक्कत है क्या, x को ऐसा कैसा रखा, इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में d2y अपॉन dx2, फिर ये ऐसा कैसा है, इसका अवकलन 1 और फिर इसका अवकलन dy बाई dx। और इधर क्या है बेटा, a e की पावर x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो, e की पावर माइनस का x। समीकरण नंबर क्या डाल दो इसको, 3। समीकरण 1 का RHS और समीकरण 3 का RHS दोनों बराबर है क्या, तो क्या लिखूं, समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों का RHS एक समान है। अतः चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 3 दोनों का RHS समान है,
अतः इनका LHS भी क्या होगा, है बेटा, LHS भी समान होगा। तो LHS समान होगा तो क्या लिख दें बेटा, बताओ किसके बराबर लिख दें इसको, इसको लिख दिया हमने x d2y अपॉन dx2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं बेटा, xy। को तकलीफ आई क्या, अरे को तकलीफ आई क्या, फटाफट क्या कर दो, आंसर लिख दो। तो इसको क्या लिख देता हूं, आंसर। अब ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन ए भी हो गया और बी भी हो गया। हम किसकी बात करें, सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सी की बात करते हैं। देखिएगा बेटा, मैं सी की बात करूंगा तो मुझे बताओ कि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, ए, एक ही है, ए ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है बेटा, ए को रिप्लेस करना है। और ए को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिएगा मैं आप एक बात कहता हूं कि यहां पे दे रखा है y की पावर n और a x की पावर n दे रखा है, ये दे रखा है बेटा। तो मैं क्या कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर डाल दूं 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या करें, आंशिक अवकलन करें। तो बेटा मुझे छोटी सी बात तो ये बताओ कि मैं इसका कितनी बार अवकलन करूं x के सापेक्ष की, यहां से कंप्लीटली x हट जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली x हट जाए। देखो x स्क्वायर का 2 बार करेंगे तो x हट जाएगा, समझ गए, एक बार करेंगे हट जाएगा। तो यहां पावर n, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करें, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करें। कितनी टाइम डिफरेंशिएट करें, n टाइम डिफरेंशिएट करें। तो देखो पहली बात तो मैं करूंगा तो ये हो गया यो n, ये होगा ना n y की पावर, देखो ये हुआ n y की पावर n माइनस 1 और साथ में क्या लिख दूं मैं, dy बाई dx। कोई तकलीफ, और इधर क्या आ गया, n a x की पावर n माइनस 1। कोई तकलीफ है क्या, ये बात सबको समझ में आ रही है यहां तक। तो यहाँ पे जो लास्ट का जो सी नंबर का क्वेश्चन था, हमने थोड़ा लिखने में गलती करी, ये था y इक्वल टू ए एक्स की पावर n था, ठीक है, ये था। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, यानी इसका हमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। तो क्या बताएंगे बेटा, मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, dy बाई dx हो गया, और साथ में इधर क्या हो गया, a साथ में n x की पावर n माइनस 1। मैं ऐसा डिफरेंशिएट कितनी बार करते जाऊंगा भाई साहब, n बार करूंगा। कितनी बार करूंगा, प्रोसेड इन दिस वे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n, ठीक है। और इधर देखो a तो मेरा है ही है, और ये इधर n है, अगली बार n माइनस 1 आ जाएगा, तो n माइनस 1 ऐसे करते करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते गए तो 3 2 1 ये सब बना। बात समझ आ गई। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू क्या है बेटा, ये तो a हाई है लेकिन इसका मान कितना है, फैक्टोरियल n है। कितना बेटा, फैक्टोरियल n। समझ आई मेरी बात। तो इसको तो आगे क्या लिखेंगे, देखिएगा ये हुआ डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n और साथ में 1 अपॉन फैक्टोरियल n लिख दूं, और ये किसका मान आ गया, एक का मान आ गया। किसका मान आ गया बेटा, एक का मान। तो मैं क्या लिख दूं, इसको यदि समीकरण नंबर 1 डाल रखा है, इसको डाल रखा है 2, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखें, कितना है बेटा, ये आया y इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n, समझ, ठीक है। और साथ में डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n, और साथ में क्या लिख दो बेटा, x, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको थोड़ा तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो
डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, और साथ में कौन आपका एक्स की पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल वाई, और साथ में इसमें माइनस लगा दो तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। कोई दिक्कत? या आप क्या करना है, इसका मान रख दिया। कहने मतलब समीकरण दो का मान क्या है, ए का मान है, किस में रख दिया हमने, इसमें रख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई तकलीफ बेटा? चलो नेक्स्ट देखिएगा आप, बहुत अच्छे सवाल हैं कुछ। एक सवाल मैं लिखता हूं, नंबर 4 की बात करते हैं। हमने लिखा y इक्वल टू लेमडा साइन 2x प्लस म्यू कॉस 2x लिखा। तो हमें क्या बताना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, दो है, एक तो कौन है लेमडा और दूसरा कौन है म्यू है, यानी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने बेटा, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं 2। तो इसका मतलब मैं क्या डालूं, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये जनरल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या करा बेटा बताओ, यहाँ पे समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा कॉस 2x, और साथ में कितना आ गया 2 प्लस म्यू, और साथ में माइनस का 2, और साथ में क्या साइन 2x। ठीक है बेटा, एक बार और क्या कर दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना है बेटा बताओ, ये आया d2y अपॉन dx2। देखो बेटा इधर कितना आ गया, इसको मैं लिख दूं 4 लेमडा और साइन 2x और माइनस का, ठीक है, और ये हुआ माइनस का 4 म्यू और कॉस 2x। ठीक है बेटा, यहां से मैं कुछ कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं बेटा, माइनस का 4, तो ये हुआ d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस का 4 कॉमन, तो क्या हुआ लेमडा साइन 2x प्लस का म्यू कॉस 2x। ठीक है बेटा, लेमडा साइन 2x और म्यू कॉस 2x है। तो यहां से क्या लिखेंगे नेक्स्ट बताइए, तो ये हुआ, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर कितना बेटा, इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे था समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रख दो, समीकरण 1 का, तो क्या लिखूं, समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रख दूं, समीकरण 1 का मान रख दूं, तो कितना हुआ, समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रख देंगे, किसके बराबर है, लेमडा साइन 2x और म्यू कॉस 2x किसके बराबर बेटा बताओ, y के बराबर। तो क्या हुआ, ये हुआ d2y अपॉन dx2 माइनस का इक्वल टू माइनस का 4y। तो यहां पे क्या लिख दूं, d2y अपॉन dx2 प्लस का 4y इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि बेटा जी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, कर लोगे कि नहीं करोगे? ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। तो लिखिएगा
हेडिंग डालो, फर्स्ट ऑर्डर व फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण, एक घात व एक कोटि की अवकल समीकरण। आपने ऑर्डर डिग्री की बात कर ली अभी, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण की बात करेंगे, उसको सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। तो देखो बेटा फटाफट लिखिएगा हेडिंग एक। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट से आप क्वेश्चन करते रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है तो बताइए, तो हम आपको साथ साथ असाइनमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चलिएगा अभी जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करने के जो तरीके हैं, बहुत से अलग अलग तरीके। क्यों? जैसे आपने पढ़ा है कि हर एक फंक्शन का आप इंटीग्रल नहीं कर सकते, उसी प्रकार हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए बहुत से अलग अलग मेथड काम में लेते हैं, इसी प्रकार हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें पहला मेथड हमारा आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी चर पृथक्करण विधि। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं एक कोटि व एक घात की अवकल समीकरण को हल करने का प्रकार। तो देखो हेडिंग डालो, एक कोटि व एक घात की अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, का हल ज्ञात करना। देखो मैं यहां पे कहता हूं कि जनाब जिस प्रकार एक फंक्शन का एक तरीके से इंटीग्रल नहीं कर सकते, उसी प्रकार हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरीके से सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिस प्रकार की होती है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं चर पृथक्करण विधि, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहला मेथड देखो, तो हम क्या लिखते हैं इसको, पहले इसकी लैंग्वेज लिखो, ए कोटि व एक घात की अवकल समीकरण को एक ही तरीके से अवकल समीकरण का एक ही तरीके से हल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः ए कोटि व एक घात की अवकल समीकरण को या अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के निम्न तरीके हैं, यानी मेथड्स हैं। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, चर पृथक्करण विधि। कौन सा मेथड है पहला? पहला है बेटा चर पृथक्करण विधि। कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। दूसरा आता है बेटा, पहला था चर पृथक्करण विधि और दूसरा मेथड आपका क्या है, होमोजीनियस मेथड, ठीक है, समघात फलन विधि, ठीक है, या समघात विधि, होमोजीनियस मेथड, समघात फलन विधि लिख दो या होमोजीनियस फंक्शन मेथड लिख दो। ठीक है। तीसरा मेथड है रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी समघात समानयन मेथड। क्या है? समघात समानयन विधि। इसको क्या बोलेंगे?
रेडिशिबल टू होमोजीनियस, तो क्या लिखेंगे? टू होमोजीनियस मेथड। ठीक है, अगला है नंबर 4, रेखिक अवकल समीकरण। कौन सा है? रेखिक अवकल समीकरण। तो देखिएगा, रेखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं। रेखिक अवकल समीकरण क्या है? रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखते हैं बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नंबर 5 है बर्नौली। क्या है? बर्नौली। बर्नौली अवकल समीकरण, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रेडिशिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रेखिक अवकल समीकरण समानयन विधि, यानी रेखिक अवकल रेखिक अवकल समीकरण समानयन विधि। बात को समझ में आ रही है क्या? रेखिक अवकल समीकरण क्या करते हैं? समानयन करते हैं, रेडिशिबल करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन उसको किस में रेड्यूस करते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस प्रकार की हो सकती है। तो बर्नौली की नॉलेज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या रेडिशिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या लिख दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगला देखो नंबर 6। नंबर 6 है आपका एग्जैक्ट अवकल समीकरण, यानी यथार्थ अवकल समीकरण। क्या है बेटा? यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और नंबर लास्ट वाला क्या है? नंबर 7 की मैं जब बात करूं, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यथार्थ समानयन अवकल समीकरण। ठीक है, यथार्थ यथार्थ अवकल समीकरण समानयन विधि। ठीक है, या रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने मेथड है? टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और कितने मेथड है? 7 मेथड है। यानी हम क्या करेंगे, इन 7 मेथड को कंप्लीट करते ही हमारा क्या हो जाएगा? एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब आपको क्या करना है, इसमें ऑलमोस्ट एक यूनिट आपको क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, पूरे मेथड को आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं हम, क्या करते हैं? चर पृथक्करण विधि। कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा इसको इजी वे में स्टार्ट करेंगे और कहां तक चले जाएंगे, यानी रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यथार्थ अवकल समीकरण समानयन विधि। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेथड स्टार्ट करते हैं वो कौन सा आपका? चर पृथक्करण विधि। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, अब देखो ये तो हमारे पास मेथड है। मेन चीज ये है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्पेशल काइंड क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपके मेथड आ गया। तो सबसे पहले लिखो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रकार किस प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, मिटा दो इसको। तो आप लिखो
देखो अब हम क्या करें, मैथमेटिकली अप्रोच लगाना शुरू करते हैं। देखो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जब बात हो रही है तो आपका फंक्शन पक्का है किस टाइप का होगा, f1 x, y अपॉन f2, या मैं इसको नहीं लिख के सीधा सीधा काम कर लूं, मैं लिख दूं m अपॉन n टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात चल रही है, ठीक है। तो बात यह आती है कि यहाँ m और n हो क्या सकते हैं, यहाँ m और n क्या हो सकते हैं, m और n केवल x के फंक्शन हो सकते हैं, केवल y के फंक्शन हो सकते हैं, x y के दोनों के फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है। कहने की बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यहाँ पे जहां m, मैं लिख दूं जहां m तथा n दोनों केवल x, केवल x, केवल y या केवल y, x तथा y दोनों या अचर हो सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है क्या? जहां m और दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बात कुछ समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि m केवल x का होगा तो n भी केवल x का होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि m और n दोनों क्या हो सकते हैं, केवल x के फंक्शन भी हो सकते हैं, केवल y के फंक्शन भी हो सकते हैं, x y दोनों के फंक्शन भी हो सकते हैं, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि m x का है, n y का है, m कांस्टेंट है, n x y का है। कहने का मतलब यह है कि m और n यहाँ क्या फंक्शन हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। मैं बात यहाँ पे ये करता हूं, यदि मैं इसको डाल दूं समीकरण नंबर 1, ठीक है, यदि मैं समीकरण 1 में क्या कर दूं, m को इधर गुणा कर दूं और n को इधर कर दूं, तो मैं क्या लिख दूं, m dx, अच्छा मैं एक काम करते हैं, इसको इक्वल लगा दें, क्या लगा दें, प्लस इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, यानी उधर न ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिख दूं m dx प्लस का n dy बराबर में क्या लिख दूं बेटा, 0 लिख रहा हूं, ठीक है। आपने पता करा कि यहाँ m और n क्या हो सकता है, केवल x का, केवल y का, x y दोनों का, या क्या हो सकता है, अचर हो सकता है, ठीक है बेटा। मुझे एक बात बताओ, यदि इसको डालो मैं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 क्या है, एक स्टैंडर्ड रूप है किसका, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ आ रही मेरी बात में क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साहब यहाँ समीकरण जो 2 है ना, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 को कैसे सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने के जो हमारे मेथड पढ़े थे, कितने मेथड पढ़े थे, 7 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड क्या था, चर पृथक्करण विधि, दूसरा क्या था, समघात विधि, तीसरा था समघात समानयन, चौथा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा था बर्नौली, छठा था यथार्थ, और सातवां क्या था, रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, यानी यथार्थ अवकल समीकरण समानयन विधि, ठीक है। तो इस प्रकार कितने मेथड थे, 7 मेथड थे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 में जो अवकल प्राप्त हुई, इस अवकल समीकरण सोल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, 7 मेथड है। उनमें पहला मेथड पढ़ते हैं, पहला मेथड है हमारे पास चर पृथक्करण विधि। तो मैं पहला मेथड का डालता हूं, तो यहां पे क्या लिखते हैं, क्योंकि समीकरण 2 को हल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, तो पहला विधि कौन सी है, पहली विधि को हम लिखते हैं चर पृथक्करण विधि। देखो नाम से पता चल रहा है, चर पृथक्करण विधि, नाम से क्या पता चल रहा है कि साहब यहां पे चरों को क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई, पृथक किया जा रहा है। अब पृथक किस प्रकार किया जा रहा है वो देखना। मैं यहां पे समीकरण नंबर 2 में एक बात करता हूं, तो बेटा समीकरण 2 से मैं क्या लिखता हूं, समीकरण 2 से मैं m dx प्लस n dy है, ठीक है बेटा, लिखना नहीं, एक बार क्या है m dx प्लस का n dy। यहां m और n को क्या है, m और n को आपस में एक दूसरे इधर उधर गुणा करके इस प्रकार अरेंज करना है कि साहब यहां पे मैं बना लूं केवल x का फंक्शन किसके साथ, x के साथ। समझ आ रही है, किस प्रकार बनाएंगे बताऊंगा। यानी मैं m और n में इधर उधर इस प्रकार अरेंज करूं, जैसे यहाँ पे इसको दोनों तरफ x से गुणा कर दो या दोनों तरफ y से गुणा कर दो। कहने का मतलब यह है कि m और n को इस प्रकार अरेंज करो ताकि dx के साथ में केवल और केवल किसका फंक्शन आए, x का फंक्शन आए, और साथ में y के साथ किसका फंक्शन आए, dy के साथ किसका फंक्शन आए, y के फंक्शन के साथ आए, ठीक है। यानी हमें समीकरण 2 को इस प्रकार अरेंज करना है, m और n को इस प्रकार अरेंज करना है कि यहां से dx के साथ में किसका फंक्शन है, केवल और केवल x का, y के साथ में किसके साथ, dy के साथ कौन है, केवल और केवल y का फंक्शन है। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, समीकरण 2 से, तो यहां लैंग्वेज क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से इस प्रकार अरेंज करेंगे। तो देखो क्योंकि समीकरण 2 को इस प्रकार
व्यवस्थित करेंगे कि किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि साहब dx के साथ में क्या आना चाहिए, केवल और केवल x का फंक्शन आना चाहिए, और साथ dy के साथ क्या आना चाहिए, केवल और केवल y का फंक्शन आ जाए। इस प्रकार हमने क्या किया, चरों को इस प्रकार क्या किया, पृथक किया। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल ये मैंने लिखा x dx अपॉन y प्लस मैंने क्या किया y अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिखा dy। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे m का मान क्या है, x अपॉन y है, और n का मान क्या है, y अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये है ना। तो मुझे क्या करना है, इस m और n में चरों को इस प्रकार पृथक करना है, इस प्रकार क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि x के साथ में केवल x का फंक्शन आ जाए, और dy के साथ dx के साथ में क्या जाए, केवल x का फंक्शन आ जाए, और dy के साथ में क्या जाए, केवल और केवल y का फंक्शन आ जाए। तो बेटा क्या करूं, मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं, मैं दोनों तरफ साहब किससे गुणा कर दूं, y से गुणा करूं। एक बार y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x dx प्लस का y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dy। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर है, इधर देखो y स्क्वायर, हमें क्या dy के साथ में केवल और केवल किसका पद लाना है, y का पद लाना है। तो क्या करो, दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, अभी एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर से। तो बेटा क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह एक्स क्यूब dx प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, dy इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बात को समझ में आ रही क्या। तो इस प्रकार हम अरेंज करेंगे कि x के साथ में x के फंक्शन, dx के साथ में x का फंक्शन, और dy के साथ में y का फंक्शन। इस प्रकार आएंगे तो क्या करते हैं, इसका साधारण समाकलन कर लेंगे, क्योंकि इधर कौन है, x का फंक्शन है, और साथ में कौन है, dx है। तो क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो, समाकलन कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, आंसर करना है। देखो बेटा देखिएगा, व्यवस्थित करेंगे जहां पे f1 तथा f2 क्रमशः किसके फलन, x तथा y के फलन। तो यहां लिखो जहां f1 तथा f2 क्रमशः x तथा क्या है, y के फलन है। और इसको डाल दो समीकरण नंबर कितना बेटा, 3। अब समीकरण 3 का क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन करने पर क्या लिखें, अब समीकरण है 3 का दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, यानी समीकरण 3 का दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, समाकलन करते हैं। तो समाकलन किया तो कितना हुआ, f1x dx प्लस f2y dy, और साथ में क्या समाकलन गुणा क्या आ गया, c आ गया। ये आपका क्या बेटा आंसर है। कोई तकलीफ है क्या, यानी आपको क्या करना है, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, उसको आपको इस प्रकार अरेंज करना है, x के साथ में क्या आ जाए, dx के साथ में कौन आ जाए, x का फंक्शन आ जाए, और dy के साथ में किसका फंक्शन आ जाए, केवल और केवल y का फंक्शन है, उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और साथ में क्या कर देंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट को जोड़ देंगे। बात को समझ आ रही है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करना। आपको यदि इस तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो क्या कर दो, सॉल्व कर दो, और यदि इस तरीके से नहीं सॉल्व होती तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड यूज लेते हैं। समझ आई बात बेटा। चलो देखो फिर उतार लिया ना, ठीक, मिटा रहा हूं, छोटी सी बात करते हैं बेटा। एक छोटा सा सवाल यह है कि sin x cos y dx क्वेश्चन है बेटा, प्लस और साथ में क्या लिख दूं, dy लिख दूं, ठीक है बेटा, और यहां पे क्या लिख दूं, sin y cos x इक्वल टू 0 को क्या करो, हल करो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा जी, आपको क्या करना है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार लिखना है कि x dx के साथ में तो आना चाहिए x का फंक्शन, और dy के साथ में आना चाहिए y का फंक्शन। यदि इस प्रकार आप अरेंज कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा इस मेथड से, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बस वर्किंग रूल ध्यान दो, आप कुछ ही नहीं करना, यहां करना क्या चाहिए वो देखिएगा।
भाई साहब मुझे ये पता है कि dx के साथ में मुझे किसका फंक्शन रखना है, अक्ष का फंक्शन रखना है। तो इधर ये तो dy बेचा और इधर cos y बेटा है, तो उसको क्या कर दो साहब, दोनों तरफ क्या कर दो, dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ dy आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व किया, यानी रीअरेंज किया, यानी सुव्यवस्थित किया, तो ये आया sin x, ठीक है। और इधर का जो cos x उसको ले आया इस तरफ, इसको इधर लेके माइनस आएगा, वज्र गुणा कर लेंगे, तो देखना क्या लिख दूं मैं, इसको लिख दूं, मैं इसको लूं sin x cos y dx अपॉन dy प्लस इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का sin y और cos x। अब देखो बेटा, मैं cos x को तो ले आता हूं इस तरफ, तो क्या हुआ ये sin x बटे cos x, कोई तकलीफ आई क्या? फिर हमारे पास आया dx को मैंने इधर ही रख लिया, फिर माइनस का sin y और इधर कौन है cos y का भाग दिया तो क्या आया cos y, और dy मेरा कितना हुआ, ये हो गया। कोई तकलीफ? बेटा जी इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा तो कितना हुआ, ये हो गया tan x, क्या होगा बेटा tan x और dx। कोई तकलीफ? और इधर क्या है इक्वल टू माइनस का tan y और क्या हो गया बेटा dy। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा जी एक काम करते हैं, माइनस वाले को ले आते हैं इस तरफ, तो कितना हुआ, ये हुआ tan x dx प्लस tan y dy और इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अब मैं इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा जो समीकरण 1 है उसको क्या कर दो, समाकलन कर दो दोनों तरफ। तो इधर तो बेटा 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या कर दो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो देखिएगा मैं लिखता हूं समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो देखो समीकरण 1 का समाकलन करने, यानी दोनों तरफ की बात अंडरस्टूड है, ठीक है, समाकलन करने पर बेटा समाकलन करेंगे तो कितना आया, ये आया इंटीग्रल tan x dx प्लस इंटीग्रल tan y dy इक्वल टू 0। बताओ tan x का इंटीग्रल क्या होता है? देखो बेटा आप देखो, मैं एक बात बताता हूं, मैं लिखता हूं sin x बट्टे cos x और ये मेरा dx, इंटीग्रल करें, इसको क्या मान लेता हूं मैं t, क्या मान लेता हूं बेटा t। तो देखो cos x इक्वल टू मेरा हो गया t, तो इसको क्या लिखो माइनस का sin x dx इक्वल टू क्या हुआ dt। तो बेटा जी फाइनली क्या हुआ, ये यहां पे ये हुआ कि माइनस का यानी sin x dx इक्वल टू क्या हो गया cos x इक्वल टू आपने लिखा t, तो ये हुआ sin x माइनस का, और dx इक्वल टू क्या हुआ dt। कोई तकलीफ? तो ये हुआ sin x dx इक्वल टू माइनस का dt। तो बेटा जी यहां पे रखें, इसको t रखें तो क्या हो गया, ये इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी dt। कोई दिक्कत? तो ये हुआ माइनस का log t, यानी log और प्लस का c कर दें, और ये 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, टी बराबर आपने क्या माना था cos x, ये माना था, तो क्या 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x। तो बेटा जी में इसका इंटीग्रल क्या हुआ, ये हुआ log sec x प्लस इसका क्या हुआ log sec y, ठीक है, और साथ में प्लस क्या कर देना c। c यहां पे क्या है समाकलन गुणांक की बात कर रहा है। कोई तकलीफ है बेटा? तो ये आपका क्या हो रहा है आंसर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, यहां पे मैं c लिखूं या log c लिखूं कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा c यहां पे क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे आपने बोला कि साहब c का मान मेरा क्या है, c का मान मेरा 1 है। क्या है c का मान 1, तो भाई साहब कोई बात नहीं, मैं इसको क्या लिख दूं, मैं लिख दूं log 10 बेस 10 लिख दूं, या log 100 बेस 100। बात समझ आ गई? तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट अपनी मर्जी से लिख देना है, ठीक है, वैल्यू वो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए जैसे हमने माना उसके अकॉर्डिंग। तो मैं सी को मैं क्या मान लूं बेटा, मैं सी को ये भी लिख दूं क्या प्लस का log c। क्यों लिखा मैंने ऐसा? मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरा काम क्या हो जाए, log पूरा हट जाए। कोई तकलीफ? तो देखो यहां पे लिखूं मैं इसको log x, तो ये हुआ log, बताओ बेटा क्या हुआ log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है log abc हो जाता है। तो इसको लिखो
सेक एक्स डॉट सेक वाई डॉट सी इक्वल टू क्या हुआ 0। और यह साहब log 0 इधर क्या हो जाएगा e की पावर 0 यानी 1। कहने का मतलब हमारे पास ये आया कि सेक एक्स डॉट सेक वाई डॉट सी इक्वल टू 1। तो देखो अब आप फिर से बोलोगे कि यानी सेक एक्स डॉट 1/c। अरे भाई इसका नया कांस्टेंट दे तो बात तो बराबर ही है। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या लिख दूं मैं इसको? मैं लिख दूं साहब सेक एक्स डॉट सेक वाई इक्वल टू सी स्टार। बस आलो आपका आंसर हो गया। कोई तकलीफ है क्या? तो हमें क्या करना है, इस प्रकार अरेंज करना है ताकि आपको क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए और इसका क्या आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए। इसलिए हमने इसको सी की जगह यहां पे क्या लिया हमने, log सी लिया। क्या लिया बेटा? log सी, ताकि log कंप्लीटली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, फटाफट चिपकाओ क्वेश्चन को। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। देखिएगा एक नया सवाल है। नया सवाल क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स और क्या है dx है, क्या है सॉरी dy है, इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई और ये क्या है dx है। इसको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व किस प्रकार करना है, चर पृथक्करण विधि से। कौन सी विधि से करना है, चर पृथक्करण विधि से। जब बेटा चर पृथक्करण विधि को काम में लेंगे तो देखिएगा चर पृथक्करण विधि में हमें क्या करना है, dx के साथ में केवल और केवल अक्ष का फंक्शन रखना है। क्या रखना है, dx के साथ में केवल और केवल अक्ष का फंक्शन, और dy के साथ में क्या रखना है, केवल और केवल y का फलन रखना है। तो बेटा मैं यहां से छोटा सा काम करता हूं। मेरे यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आपको इस प्रकार अरेंज करो ताकि dx के साथ में x का फंक्शन और dy के साथ में y का फंक्शन। तो बेटा मैं इसको करता हूं इधर। तो ये हुआ एक्स वाई डी वाई प्लस, ठीक है। या फिर एक काम और करूं, मैं यहां से कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, तो क्या हुआ बेटा, x कॉमन लिया तो क्या y प्लस का 1 और साथ में हुआ dy। और इधर देखो, इधर कॉमन कौन आ रहा है बेटा, y आ रहा है, तो क्या हुआ y कॉमन लेते या x प्लस का 1 और साथ में क्या हुआ dx हुआ। कोई दिक्कत? आपको इस प्रकार लिखना है कि x के dx के साथ में x का फंक्शन और dy के साथ में y का फंक्शन। तो मैं यहां से लिखता हूं, x को भेज दूं इधर, y को भेज दूं इधर, तो कितना हुआ y प्लस का 1 अपॉन y और साथ में कितना आया dy, और इक्वल टू में क्या लिख दूं, x प्लस का 1 अपॉन x और साथ में क्या आ गया dx आ गया। कोई तकलीफ बेटा? अच्छा, और तरीके से सजा के लिखा, मैं dx वैल्यू dy को बाद में रख दूं, कोई तकलीफ नहीं है। आप ऐसे रखो तो भी सही है और न रखो तो भी सही है, और साथ में dy। x का भाग दें, x का भाग दिया तो कितना आया 1 प्लस 1 अपॉन x और साथ में क्या बेटा dx, और साथ में क्या है 1 प्लस 1 अपॉन y और क्या हुआ dy। दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करने पर क्या लिखे बेटा, दोनों तरफ समाकलन करने पर। बेटा दोनों तरफ समाकलन करेंगे कितना आएगा, देखिएगा जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो बेटा देखो x कितना हो गया, 1 का हो गया x और 1 अपॉन x का हो गया बेटा बताओ log x प्लस 1 का इधर y के साथ में कितना हुआ y प्लस log y। क्या लिखते बेटा log y, और ये क्या है इक्वल है बीच में, क्या है बेटा बीच में इक्वल। बेटा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे log c लिख दूं क्या, लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ log आ रहा है तो हमें एक बार log को हटाना है। क्या करना है, एक बार हमें log को हटाना है। तो बेटा मैं क्या लिखूं, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी log x माइनस का log y और माइनस का log c, ठीक है। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया y माइनस का x। कोई तकलीफ आएगी बेटा, कुछ नहीं किया हमने। जब यहाँ पे log की टर्म्स आ गई तो हमने log c लगा दिया, अदरवाइज आप सिंपल c भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई घबराने की कुछ
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा जी। को मैं क्या लिखूं, मैं x अपॉन सी वाई, कोई तकलीफ है क्या? ऐसे लिख दिया। और इधर क्या बेटा, y माइनस का x। बेटा जी इसको थोड़ा सजा के लिखा तो ये x अपॉन सी वाई इक्वल टू ई की पावर y माइनस का x लिख दूं क्या? लो को हटा दिया तो क्या हुआ, e की पावर ये। भाई साहब आपका आंसर की बात ये है, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, c y की पावर y माइनस x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? अच्छा आप यहां log c लिख देते, क्या लिख देते बेटा, log c, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां y प्लस का क्या हो जाता, e की पावर c और आ जाता, e की पावर c और आ जाता है। तब e की पावर c आता है, e की पावर c को मैं क्या लिख दूं, c लिख दूं। बात तो बराबर ही है कि, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे मेरा मतलब ये है कि जैसे ये तो अपना आंसर हो गया, ठीक है। आप बोलोगे साहब लोग सी न लिखे तो क्या होता, अरे कुछ ही नहीं होता, लोग सी की जगह आप सी रख दो, इसको ये होता, लोग सी इधर नहीं आता और ये क्या होता, प्लस का सी होता। तो ये क्या होता, ये सी इधर नहीं आके क्या होता, प्लस का सी होता, और ये क्या होता, प्लस का सी इधर और आ जाता। कहने का मतलब ये सी नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ये ई की पावर प्लस का सी, और हम जब आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो बेटा मैं इसको क्या लिख देता, मैं लिखा ई की, सॉरी ये वाई ई की है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये ई है, और ये क्या हुआ, ई की पावर सी और आ जाता। अब यहाँ पे हमने ई की पावर सी को हम नया सी दे देते, तो आंसर तो वही आना है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स, और साथ में सी। ये सी किसके बराबर लिख रहे हैं, ई की पावर सी को हम किसके बराबर लिख रहे हैं, जहां मैं लिख दूं, जहां ई की पावर सी इक्वल टू क्या है आपका सी स्टार बोल दो, इसको क्या बोल दो बेटा, सी स्टार। ध्यान से, तो आपकी मर्जी है, जैसा लिखना चाहो वैसा आप काम में कर सकते हो, कोई दिक्कत। दोनों तरीके से कर लिया ना इस क्वेश्चन को, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करते जाना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बस आपको चर पृथक्करण में देखना है पहले कि भाई साहब पृथक करो, dx के साथ में x का फंक्शन रखो, dy के साथ में y का फलन रखो। यदि आप ऐसा कर लोगे तो अपना आंसर आपके हाथ में है। देखिएगा अगला सवाल छोटा सा, देखो बेटा dy अपॉन, अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई प्लस का x स्क्वायर और e की पावर y, e की पावर। इसको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो पहले तो आपका टारगेट ये देखो कि ये चर पृथक्करण विधि से हो सकता है क्या, ठीक है। यदि चर पृथक्करण विधि से हो जाता है तो अपना काम करो, dx के साथ में x का फलन टिकाओ और dy के साथ में y का फलन टिकाओ। तो बेटा मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूं, तो सॉल्यूशन करूंगा तो क्या करूंगा, dx के साथ में x का फंक्शन और dy के साथ में y का फलन, कोशिश करेंगे ऐसा होता है क्या। देखो बेटा मैं यहां पे इसको लिखता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू, हमने e की पावर y को ले लिया कॉमन, तो कितना आया, e की पावर x तो आ गया इधर तो, और प्लस का क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, e की पावर x प्लस का x स्क्वायर आ गया। बेटा जी मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाहता हूं, मैं e की पावर y को तो ले लूं इस तरफ और dx को ले जाऊं इस तरफ, ठीक है। तो ये हुआ e की पावर माइनस का y dy, और साथ में क्या हुआ e की पावर x, e की पावर इधर आ गया और dx को ले गया इस तरफ, तो e की पावर x प्लस का x स्क्वायर और साथ में क्या बेटा dx आ गया। कोई तकलीफ है क्या? आप देखो दोनों तरफ, अब अच्छा पहले dx को लिखो बाद में dy को लिखो, लिख सकते हो आपकी मर्जी, कोई आपको कहने वाला नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं यहां लिखता हूं दोनों तरफ, इसको इधर पहले dx को ले लो और बाद में dy को, तो क्या हुआ e की पावर x प्लस का x स्क्वायर और साथ में कितना dx इक्वल टू कितना e की पावर माइनस का y और dy। दोनों तरफ क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे बेटा कितना आया, यह e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता ना, तो मैं एक बार इंटीग्रल साइन e की पावर x प्लस x स्क्वायर क्या लिख दूं बेटा, dx बराबर इंटीग्रल e की पावर माइनस का y dy और प्लस का c इक्वल टू, ये प्लस का c कर दो, ठीक है। इंटीग्रल किया कितना है बेटा, बाद में कर देंगे प्लस, देखो प्लस सी पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, साइन है सी।
तो इसका समाकलन करने के बाद जो रिजल्ट है उसको सच जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना बेटा e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और इक्वल टू ये सी इधर भी जोड़ सकते हो और इधर भी जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर माइनस का y और साथ में क्या माइनस और मैं प्लस का c यहाँ पे लिख दूं, कोई तकलीफ है क्या? आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रल करके प्लस c यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां भी लिख दो या इंटीग्रल को हटा के करेंगे प्लस c तो इधर कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।